बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरे वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो गया है। और आज जो मैंने बहुत ही प्यारा अमेजिंग सा ड्रेस वेयर किया है वो है एसके कलेक्शन बाय शुमाइला खान। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा चाहिए या कोई और कलर में आपको ऐसा बनवाना है तो एसके बाय शुमाइला खान से रब्ता कीजिए। उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। 2 से 3 दिन अभी मजीद मैं इनके ड्रेसेस वेयर करूंगी तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि इनके ड्रेसेस में कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है। रॉ सिल्क की मैं बात करूँ, उन्होंने जो ड्रेसेस मुझे दिखाया और मैंने इनका कलेक्शन देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। वैसे तो यूजुअली काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस मैं पहनती हूँ और आप लोग देखते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके मैं ड्रेसेस नहीं पहन पाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं आते। तो जिनके ड्रेसेस मुझे अच्छे लगते हैं मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, इससे कोई फ़ायदा मेरी बहनों को हो सकता है कि मैं पहन के जो है वो आपको रिप्रेजेंट करूं और आप लोग देखें और आपका दिल चाह जाए कि हाँ यार ये हमें चाहिए या ऐसा बनवाना है। तो आप लोग रेडी टू वेयर इनके ड्रेसेस होते हैं, तमाम साइजेस में होते हैं। आप साइजेस का कोई ऐसा मसला नहीं, मैंने मीडियम वेयर किया है। आप अगर थोड़े से चबी हैं तो आप लार्ज भी वेयर कर सकते हैं। आपको एक्सेल भी यहाँ पे मिल जाएगा और स्मॉल भी मिल जाएगा। तमाम कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। एसके कलेक्शन बाय शुमाइला खान, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगर आपको रब्ता करना है तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम की स्टार्टिंग में नाज़रीन आप लोगों को बताऊंगी कि कल मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मेरा गला जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। आवाज़ निकलने से ऐसा हो गया कि मैं आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी। वो कुछ मैंने ऐसा खा लिया चॉकलेट्स वगैरह, उसके बाद जो है मेरे गले में एक अजीब सी चुभन कठन, और मैं ऐसी फील कर रही थी कि अल्लाह अकबर, मैं कल जब शो करूंगी तो मैं किस तरह से बात करूंगी, क्योंकि आप लोगों से बात करने के लिए मुझे प्रॉपर आवाज़ तो चाहिए। और अगर मेरी आवाज़ ना भी निकले तो मुझे इतनी उम्मीद है और इतना कॉन्फिडेंट है मुझे इस बात पर कि मुझे पता है आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये 1.5 साल में जो है वो इतना एक गहरा ताल्लुक जुड़ चुका है आप लोगों से कि अगर गला ख़राब भी हुआ, मैं जो है वो इशारों में बातें करूंगी, आप लोग कैसे हैं तो आप लोग मुझे दिल से तस्लीम कर लेंगे। मेरे तमाम कॉलर्स जो मुझे शो में कॉल किया करते थे, मैं कल यही सोच रही थी, फेस वॉश करते हुए मुझे एकदम से अचानक ख्याल आया कि मिसेस तारिक हुआ करती थी, मिसेस महमूद हुआ करती थी, याया भाई हुआ करते थे सर फहरिस्त नंबर 1 पर जो डेली कॉल किया करते थे। आजकल ज़रा सन्नाटा सा है, आप लोग क्यों कॉल नहीं कर पा रहे या कोई ऐसा मसला है? सब खैर खैरियत है, अगर अल्लाह करे खैर खैरियत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं अगर कोई ना कोई परेशानी है तो अल्लाह पाक ये परेशानी आपकी जल्द अज जल्द रिलीज़ कर दे, हल कर दे और आप अपनी ज़िंदगी की जानिब गामजन हो जाए। मेरे तमाम कॉलर जो भी कॉल किया करते थे, अफशा भी हो गई उसमें, मुझे जो जो नाम याद है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि नाम भूल भी जाऊँ, तो आप लोग जो है वो ज़रा मुझे माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ साथ कॉलर्स का जहाँ तक ख्याल है, मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक खातून मिली, एक इवेंट में मैं गई थी, वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है अप्रिशिएट किया, मेरे ड्रामास की तारीफ़ की, बच्चों ने भी कुछ सेल्फीज़ वगैरह बनवाई। तो आप यकीन करें, मैंने ये सोचा कि मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरी टके भर की भी कोई औकात नहीं है कि मैं जो है वो किसी को पसंद आऊँ, लेकिन ये सारा करम जो है अल्लाह पाक का है कि उसने मुझे इतना नवाजा जितनी मेरी हैसियत और औकात नहीं थी, उसके बढ़कर उन्होंने मुझे नवाजा कि लोग मुझे पसंद करते हैं, पहचानते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, मैं आप लोगों से शेयर करूँ, स्ट्रगल जो है ना आपकी, वो कभी रायगा नहीं जाती। जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में इस फील्ड में आई थी, मेरा एक बड़ा ही अजीब सा वाकया है, किसी और दिन आप लोगों को सुनाऊंगी। तो जब मैं आई थी तो मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मेरे लिए ये कुछ है या नहीं है, मैं कुछ कर पाऊंगी भी या नहीं, मतलब मेरे किस तरह से रास्ते जो है अल्लाह पाक आसान करेंगे। लेकिन आप यकीन करें, जब आप एक अच्छी नीयत के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आते हैं मैदान में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाती है। और इस सब में जो तमाम बहनें मेरी देख रही हैं, क्योंकि वुमेंस डे भी करीब करीब है, तो उन सबको ये बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आप 100 दफ़ा हारें, 100 दफ़ा गिरें, आप ये सोचें कि चलें भाई ये वाला टाइम मेरा नहीं था, लेकिन अगर आप एक चीज़ की उम्मीद लगाते हैं और अल्लाह पाक से आप दुआ करते रहे कि अल्लाह पाक मेरे हक़ में ये बेहतर है, मेरे हक़ में अगर बेहतर है तो आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, तो आप यकीन करें कि आप जब मांगते हैं ना और सच्चे दिल से मांगते हैं तो वो आपको बिल्कुल नवाजता है, बिल्कुल बेशक। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं हूँ। एक वक्त मेरे ऊपर भी ऐसा आया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो जब मैंने उनसे, अब अल्लाह पाक से मैंने मुसल्ला बिछाया और मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप रास्ता दिखाएं, तो अल्लाह पाक ने मुझे रास्ता दिखाया और ऐसा रास्ता दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ डेली। मेरी बातें जो हैं वो मुझे पता है कि आप लोगों के दिलों में घर कर जाती होंगी। अगर तमाम सुनने वालों में से किसी एक ही ज़िंदगी में भी
کچھ ایسی چینجنگ آتی ہے میری بدولت تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اگر آپ لوگ میری باتیں سن کے تھوڑا دیر کے لیے اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں یا مسکرا دیتے ہیں تو میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. میں یہی سوچتی ہوں اپنی تمام بہنوں کے لیے, تمام بھائیوں کے لیے کہ زندگی دیکھیں ہماری بہت مشکل ترین سفر سے گزر رہی ہے. ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ جو پریشانیاں فیس کرتے ہیں وہ عام طور پر کسی کی زندگی میں نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا بلیو جو ہے وہ اللہ پاک پہ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے تو کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کوئی ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکے. ایک تنکا بھر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ کے ساتھ اللہ ہے. تو دل میں خوف خدا, میں دیکھ رہی ہوں آج کل لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں خوف خدا چلا گیا ہے, لیکن شب توبہ بھی ہے, اس کے حساب سے بھی بات کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, ڈاپے ٹائم ہو گیا بریک کا, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی جانب اور آپ سے ملاقات کرواتے ہیں. اختر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ آزاد امیدوار ہیں حلقہ 252 سے. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم مسکراتی صبح میں. آپ کا حلقہ کون سا ہے 252 اور کیا کیا مسائل ہیں وہاں کے, اور ایسا کیوں فیل کیا آپ نے کہ مجھے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں آنا چاہیے؟ جی, میرا حلقہ NA 252 اورنگی ٹاؤن سے شروع ہوتا ہے, گلشن بہار سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر 13 یونین کونسلیں ہیں, یونین کونسل 1 سے 13 تک. اس میں مائی گاڑی ہے, رمضان گوٹ ہے, اجتماع گاہ پورا اس میں ہے, منگو پیر پورا اس میں ہے, سلطان آباد, پختون آباد, پھر آگے آتے ہیں سائمہ, اربن ولاز, نورتھ ٹاؤن, پھر سرجانی ٹاؤن پورے کا پورا اس میں ہے. اچھا. اور پھر گلشن مہمار کے برابر میں موکھی ایک دیہی ایریا ہے. پورا ایریا میرے حلقے میں ہے. کیونکہ دیکھیں جب کسی حلقے میں اگر کوئی کام ہو تو بندے کی کوئی کسی اور کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. یہ پچھلے 4-5 سالوں میں جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, اسی طریقے سے میرے حلقے میں بھی یہی پوزیشن ہے. نہ وہاں پر روڈ ہیں, روڈ کا اسٹرکچر بالکل تباہ حال ہے. ابھی میں خود بھی آیا ہوں تو لیٹ سے پہنچا ہوں یہاں پر, تو روڈ کا اسٹرکچر پورا ختم ہے, سیوریج کا نظام پورا درہم برہم ہے, تعلیم, صحت, یہ ساری چیزیں کچھ بھی وہاں پر ہے نہیں. تو وہاں پر ان لوگوں نے 4 سال وہاں پر MNA رہا. ٹھیک ہے. تو وہ یہی رونا روتا رہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, صرف گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, کام کوئی بھی نہیں کیا. انہوں نے کچھ روڈ بنائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ روڈ بھی کوئی 6 مہینے بھی چلے نہیں. اب اسی روڈ کے اوپر لوگوں کا چلنا بڑا مشکل ہو گیا. انہوں نے تھوڑا سا روڈ بھی اتنا زیادہ نہیں بنایا تھا, تھوڑا سا روڈ بنایا تھا, لیکن اس ٹائم اس روڈ کی ایسی پوزیشن ہے جیسے آپ گاؤں گوٹھ میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس وجہ سے لازمی بات ہے, پھر ہر بندہ اپنی چوائس وہ کرتا ہے. ہم نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. دوستوں نے کہا کہ آپ آزاد حیثیت میں آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لازمی حلقے کی عوام اس ٹائم میرے ساتھ ہے, اور یہ لوگ اس ٹائم PTI کی اتنی بڑی پارٹی ہے, لیکن اس حلقے میں یہ لوگ میرے سے اس ادنا سا بندے سے پریشان ہیں, کیونکہ میں اسی حلقے کا رہائشی بھی ہوں, اسی حلقے میں رہتا ہوں. 24 گھنٹے میرا بچپنا اسی حلقے میں گزرا ہے. لازمی پورے حلقے کی عوام اس ٹائم میرے ساتھ ہے. بالکل, ماشاءاللہ, دیٹس ویری گڈ. اچھا اختر صاحب, مجھے بتائے گا جس حلقے میں آپ ہیں, آپ نے کہا کہ میں وہیں رہتا ہوں, تو اگر کوئی الیکشن میں آتا ہے, آزاد امیدوار آتا ہے یا کسی بھی پارٹی سے آتا ہے, تو کیا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی تکالیف آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں, یا پھر کوئی بھی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی آ کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس بارے میں یہ ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے. باہر کے لوگوں کو لوگ آج کل بڑا کم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہمارے پاس پہلے MNA بنا ہوا تھا PTI کا تھا, آفتاب جہانگیر بیسیکلی وہ رہتا ہے ڈیفینس میں. وہ آ کے اس نے سیاست کی ہے ہمارے حلقے. یہ دیکھیں نا, ایک ڈیفینس والے کو کیسے پتا ہوگا 252 میں جو آپ نے بتایا اتنا زیادہ حلقہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا وسیع طور پر ہے, تو اس کو کیسے پتا ہوگا کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں؟ اس کو حلقے تک کا پتہ نہیں ہے. وہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی کنیکٹ ہے, جن لوگوں کے پاس, بس وہاں اس کو پتہ ہے کہ میرا حلقہ یہ ہے. بیسیکلی تو اس کو پولنگ اسٹیشن کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پولنگ اسٹیشن کتنے حلقے میں. چلو وہ تو RO سے مل جاتے ہیں کہ نمبرنگ کا پتہ چل جاتا ہے, لیکن اگر آپ کبھی اس سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ فلاں پولنگ اسٹیشن کہاں ہے, تو اس کو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو نہیں ہے پتہ, کیونکہ اس کا آنا جانا کم ہے. اس کو گوٹھوں کا پتہ نہیں ہے. اس نے 3-4 علاقے پکڑے ہوئے ہیں جو کچھ اس نے چھوٹے موٹے کوارڈینیٹر بنائے ہوئے ہیں.
اس نے منگو پیر میں آنا ہے, سرجانی میں ایک جگہ ہے وہاں پر آنا ہے, بس یہ 2 جگہیں اس کے لیے پورا حلقہ ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر حلقے میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو اگر مجھے پورے حلقے سے نہیں جہاں سے بھی ووٹ ملتے ہیں میں MNA منتخب ہو جاتا ہوں تو میں اس کے بعد تو پورے حلقے کا MNA ہوں, بالکل اس جگہ کا نہیں ہوں جہاں پر سے مجھے ووٹ ملے ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2018 کا الیکشن کس طریقے کا تھا, بالکل ایسے وہ کیسے جیتے تھے اس کو خود کو بھی پتہ نہیں تھا. اچھا, آپ ابھی تو کیا کہتے ہیں آزاد امیدوار ہیں, اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی تھی آپ کی؟ جی بالکل, اس سے پہلے میری وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی. ٹھیک ہے. اس کی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہے الیکشن کا, تو اس کی وجہ سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی تو یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی تھی کیونکہ ان کا گراؤنڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنا ہوا ہے. بالکل. جب پارٹی نہیں تھی تو پھر علاقے کے لوگوں کی خواہش تھی کہ اب ہم نے باہر کے لوگوں سے جان چھڑانی ہے. جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہم سے, جتنے بھی معزز ہیں ہمارے علاقے میں, کیونکہ میرے حلقے میں زیادہ تر دیہی آبادی ہے, گوٹ ہیں, جو قدیمی گوٹ ہیں, پاکستان بننے سے پہلے کے گوٹ ہیں. ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آزاد حیثیت میں آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان گوٹوں کی طرف آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا ہے, اس نے تھوڑے سے کام کیے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر MNA یا MPA ہو تو اسی جگہ پر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. بالکل. جب MNA MPA حلقے کا ہے نہیں, ہمیشہ باہر سے کوئی بھی آتا ہے جیت کے چلا جاتا ہے, اس کو حلقے سے تو کچھ لینا دینا ہے نہیں. بالکل. اسی لیے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا, مجھے کہا کہ آپ آ جائیں. میں الحمدللہ میدان عمل میں ہوں اور ان بڑے بڑے لوگوں کو ان کے جھوٹا جو بیانیہ ابھی چل رہا ہے پاکستان میں, انشاءاللہ اس کو 16 تاریخ کو میں شکست دوں گا. انشاءاللہ. گراؤنڈ ریالٹی آپ نے بتایا کہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کیونکہ آپ وہاں کے رہائشی ہیں, تو ذرا مسائل پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں آپ کے حلقے. دیکھیں, میرا جو حلقہ ہے پورے حلقے میں سب سے پہلے تو روڈ اسٹرکچر بالکل تباہ حال ہے. ٹھیک ہے. کچھ بھی مطلب جہاں سے اگر بارش ہو جائے, خدا نخواستہ جس طریقے سے ابھی بارش ہوئی تھی حالیہ, آپ کو آنے جانے کا راستہ نہیں. منگو پیر میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے کسی طرف سے بھی, آپ چھوٹی کار گاڑی تو آ نہیں سکتی. اس کے بعد روڈ کے بعد ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, اسٹرکچر تو موجود ہے لیکن اس کو کسی نے اون کیا نہیں. اون نہ کرنا اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی چیز کو کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو وہ لازم بات ہے, بھلے ملازم ہو کوئی بھی ہو, وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. تو اس چیز کو کسی نے فالو کیا نہیں, کسی نے دیکھا نہیں, وہ تباہ حال ہے. میری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن کے اوپر کام کروں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے. اگر میں منتخب ہو جاتا ہوں انشاءاللہ تو میرے پاس ہیں تقریباً 4 مہینے کے قریب. تو 4 مہینے میں کوشش یہ کروں گا ایجوکیشن اور صحت, یہ 2 چیزوں کے اوپر میں فوکس کروں, کیونکہ ہمارے حلقے میں ایک KMC کا ہاسپٹل ہے بہت بڑا, جس کا نام ہی KMC ہاسپٹل ہے, منگو پیر کے ایریے میں. اس کی بلڈنگیں موجود ہیں, انہوں نے ساری چیزیں موجود ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ جب میں جیتوں گا تو اس کے بعد میں سندھ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اس ہاسپٹل کو مجھے ایک ٹرائما سینٹر کی شکل میں بنا کے دیا جائے میرے حلقے کے لوگوں کے لیے. تو جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں یا سرجانی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے دور دراز علاقوں سے ہمیں نزدیک ہاسپٹل پڑتا ہے عباسی, لیکن عباسی کی پوزیشن بھی اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس لیے میری خواہش ہے کہ اس کو میں ٹرائما سینٹر بنا کے بڑا ہاسپٹل کے طور پہ سندھ گورنمنٹ سے کوشش کروں گا کہ وہ میری سپورٹ کریں اور صحت کے معاملے میں. اس کے بعد اتنا زیادہ ٹائم ہے نہیں, اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو میں سب سے پہلے جاتا سیوریج کے اوپر, پورے علاقے کا سیوریج سسٹم ٹھیک کرتا, نالے وغیرہ سے سیٹ کرتا. اس کے بعد میں کوشش کرتا کہ پورے علاقے میں جہاں جہاں میری پہنچ ہو, جہاں جہاں جتنا میرے پاس ریسورسز ہوں, تو میں روڈ اسٹرکچر کو ٹھیک کروں. میری یہ کوشش ہوگی کیونکہ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, یہ چیزیں 110% میرے حلقے میں ایسا ہی ہے. اچھا, بالکل ایسا ہے جیسا میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے ٹی وی چینل کے وہاں پر دوست آتے رہتے ہیں, وہ انہوں نے تمام حلقے کو دیکھا ہے بڑی بری پوزیشن میں. حلقے کی میری پوزیشن بری ہے, اسی لیے الحمدللہ میری پوزیشن بہت اچھی ہے کیونکہ لوگوں کی امیدیں میرے سے وابستہ ہیں. بالکل, آپ عوام درد رکھتے ہیں اس وجہ سے. ہاسپٹلز کی کیا صورتحال ہے آپ کے حلقے میں؟ ہاسپٹل ہمارے پاس ہیں, ایک چھوٹے چھوٹے ڈسپینسریاں تو ہیں لیکن اس میں بھی اتنا وہ خاص نہیں ہے. آج کل
लोगों को अगर बड़ी परेशानी होती है तो वो परेशानी के लिए लोगों को जाना पड़ता है, या अब्बासी या जिना या सिविल। तो हॉस्पिटल एक मंगोपीर में है, हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर है, एक केएमसी का हॉस्पिटल है, वो भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि हर बंदे को चाहिए अपने इलाके में सहूलत। अगर मेरे हल्के का बंदा उठ के अब्बासी या सिविल हॉस्पिटल या जना हॉस्पिटल जाए तो उससे बेहतर है कि हम उसी जगह पर उसको वही सहूलत देनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा फर्ज भी है। मैं जीतने के बाद ये उम्मीद रखता हूँ सिंध गवर्नमेंट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि मेरी सपोर्ट करेगी और जो मेरे इशू हैं, जो काम ये लोग 4 साल में नहीं कर सके, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके ऊपर कम से कम पूरा काम 100% ना कर सकूं, लेकिन लोगों को इम्प्रूवमेंट उसके ऊपर दिखाऊं कि मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, मैं रहूं नहीं रहूं लेकिन ये काम चलता रहे। ज़बरदस्त। सियासत में आने का आगाज़ आपने कैसे किया? क्या सोच आई जो आपने सोचा कि अब मुझे सियासत में आना चाहिए? देखें, सियासत में आने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरी रिहाइश मंगोपीर के साथ एक मून सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। जब हम छोटे से थे तो एक शौक सा था कि सियासत, जैसे टीवी में देखते थे कि कौन सा सियासतदान क्या कर रहा है, तकरीरें करना, रैलियों में जाना, ये सारी चीज़ें करना, तो इस चीज़ से फिर मुझे भी एक जज्बा हुआ कि मैं सियासत में जाऊँ। वैसे भी हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, तो वो तो हम कैसे कहते हैं हमारी नसों में है, क्योंकि मेरा बेसिकली जो मेरा होम ग्राउंड है वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर मुझे अभी तो खैर मेरी 30 साल के करीब मेरी एज है, तो मेरी कराची में आए हुए मुझे 26 साल हुए माशाल्लाह जी। तो यहाँ पर आके फिर सियासत का शौक़ हुआ, तो सियासत में फिर उसके बाद देखें, सियासत करने का मकसद सिर्फ नारे लगाना और जल से जुलूस करना तो नहीं है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि मेरे हलके में जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप आएँ इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में और हम इंशाल्लाह इन लोगों को शिकस्त देंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि मैंने लाज़मी बात है लोगों से कनेक्ट होऊंगा जो लोगों की ये ख्वाहिश है। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं, बहुत से लोग जो है वो सियासत को अच्छा नहीं समझते, कहते हैं कि इससे दूरी रहे तो ज़्यादा बेहतर है, आप जो है वो हालात बेहतर नहीं कर सकते, अपना वोट भी ज़ाया कर देते हैं। तो आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं कि अगर बेहतरी लानी है तो सियासी मैदान में आकर भी लाई जा सकती है? देखें, बेहतरी अगर लानी है तो सियासी मैदान से ही बेहतरी आप ला सकते हैं, लेकिन आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है उसको आप अगर इस नज़रिए से देखेंगी तो पाकिस्तान की सियासत को बहुत गंदा कर दिया। बिल्कुल। अगर कोई कहीं पर जाता है कारोबारी लोगों में या कैसे अच्छे मुआशरे में किसी दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद जो सियासी लोग हैं सबके सब करप्ट हैं जी, सबके सब ऐसे बिल्कुल गलत इसमें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सियासत में रह के आप चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। मुआशरा, अगर मैं हल्के से इंतखाब मेरा होता है, मैंने अपने हल्के का बन सकता हूँ, तो मैं अपने हल्के को तो ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। उस हल्के की बात मैं ऐवान में पहुँचा सकता हूँ। उस हल्के की अगर मैं नुमाइंदगी अच्छे तरीके से करूँ, उस हल्के की जितने भी गलत काम है उनको ठीक करूँ, अपने हल्के को मंशियात से पाक करने की कोशिश करूँ, या जितने भी कब्जा माफिया या लैंड ग्रेबर या जो भी इतनी बड़ी चीज़ें लाएं, जितने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग हैं, इनसे तो मेरा किरदार होगा ना। थाना पुलिस देखना, ये सारी चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी हल्के से मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब होऊंगा। अगर मैं अपने हल्के के ऊपर भी तवज्जो नहीं दूंगा और मैं असेंबली में जाऊंगा तो उसका गिरेबान खींचना है, उसको गाली देनी है, उसके लिए किसी के लिए क्या कहना है, बुरा भला कहना है, तो ऐसा हकीकत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए हम पाकिस्तान के एक शहरी हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें, तहजीब बड़ी अहम रोल होता है तहजीब का, तो इसमें हम सबको, पूरे सियासी लोगों को अपना जो इखलाक का दामन है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और सियासी मैदान में जो गर्मा गर्मी होती है, ये सवाल आने से पहले ही मुझे गर्मा गर्मी से याद आ गया कि किचन में भी कुछ गर्मा गर्म बन रहा है। आपकी मुलाकात करवाते हैं हम शेफ वजिया से और देखते हैं आज क्या बना रही हैं। लेकर चलते हैं आपको किचन की दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, कैसी हो? कैसे साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वजिया, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रही हैं आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेन मसाला। ठीक है। और आपको पता है आज इबादत की रात है, तो हम सूजी का हलवा भी बना रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड।
زبردست. برین مسالہ کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے؟ دیکھیں ہمیں 1 کپ چاہیے انین, 1 بڑی پیاز, 2 بڑے ٹماٹر, لہسن ادرک کا پیسٹ, اور مطلب مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک, پسا ہوا گرم مسالہ, کستوری میتھی اور ہلدی اور لال مرچ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے برین مسالے کو بوائل کرا ہے پہلے, کیونکہ ایک برین مسالے کی ایک اپنی ہیٹ سی ہوتی ہے, ایک مچھین ٹائپ کی ہوتی ہے, اور یہ پکتا بہت جلدی ہے, اس لیے آج ہم نے 2 ڈشز کیا. ہم نے پہلے آئل ڈال دیا, یہ گرم ہو رہا ہے, پھر ہم اس میں اب ڈال رہے ہیں پیاز. ٹھیک ہے, اور زیادہ پیاز کتنی لینی ہے ہم نے؟ 1 کپ, مطلب 1 بڑی پیاز سمجھیں آپ. اوکے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بالکل بازار والا اسٹائل پکائیں گے, زیادہ دیر میں نہیں پکے گا, فٹافٹ پکے گا, فٹافٹ بن جائے گا. بالکل. اور اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں, اصل میں برین مسالے کا پہلے میں بتا دوں, برین کا بوائل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا کولیسٹرول ہوتا ہے, یہ مطلب جن کو ہائی ہوتا ہے بی پی وغیرہ, وہ نہیں کھاتے کیونکہ گرم بھی ہوتا ہے. تو اس کو آپ بوائل کریں صرف لہسن ادرک کے پانی میں, بس بوائل کر کے نا اسے 5 منٹ میں نکال لیں, تو اس کا ایکسٹرا جو ایکسس آئل ہوتا ہے وہ سارا ڈرین ہو جاتا ہے, تھوڑی مچھین یا اسمیل جو بھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کچھ کرنا نہیں پڑتا اور بہت ایزی اور جلدی بنتا ہے. اچھا, اب میں سوجی کی بھی آپ کو میجرمنٹ بتا دوں ابھی. نہیں, پہلے ہم ایک ریسیپی پہ رہتے ہیں پھر دوسری پہ, ایسے تو ہماری بہنیں کنفیوز رہیں گی کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اب یہ دیکھیں پیاز نرم ہوئی ہے, صرف کلر چینج ہوا, میں نے ٹماٹر ڈال دیا, اور چاپ کر کے ڈالیں تو جلدی آسانی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ اب دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون لال مرچ اور یہ ہلدی. اوکے. مسالے بھی بہت کم ہیں اور انگریڈینٹس اتنے کم, اور جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی. اور یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا میں نے. ٹھیک ہے. سب کچھ ہم نے پہلے ہی ڈالنا, دیر میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. آسان ریسیپی ہے, سچ میں جھٹ پٹ والی ریسیپی ہے یہ تو. اچھا, نمک میں نے ڈالا اپنے حساب سے, 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈالا ہے ابھی. ٹھیک ہے, حسب ذائقہ, حسب ذائقہ. اب یہ اتنی دیر وہ ہو رہا ہے, ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب 5 منٹ بعد جب یہ ہو جائے گا تو ہمارا آگے کا پروسیس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے صرف اس میں برین مسالہ ڈال کے 5 منٹ پکانا ہے, اور پھر کستوری میتھی اور پسا ہوا گرم مسالہ. لیکن یہ گرم مسالے کا بھی ایک ہے کہ میں نے گھر میں پیسا, بالکل بازار کا نہیں ہے. آپ گھر میں مسالہ جات پیستی ہیں, اور بالکل آپ کی یہ بھی ایک ایکسپرٹیز ہے بھائی, ماشاءاللہ. اور گھر کا گرم مسالہ آپ کھاؤ گے نا, وہ بہت ڈفرینٹ, اس کا اروما بہت اچھا آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. گلشنز کچن کے بارے میں ہمیں بتاؤ, ہمارے ناظرین کو بتاؤ کس طرح سے آرڈر کر سکتے ہیں ہم, اور کتنے لوگوں کا کھانا جو ہے آپ ایک وقت میں بنا سکتے ہیں. میں 50 بندوں کا 100 بندوں کا آرام سے بنتا ہے, کیونکہ پوری کیٹرنگ سروس چلتی ہے. اور یہ پورا کیکس بھی لیتے ہیں ہم لوگ, جس میں کسٹمائز کیکس آتے ہیں اور بٹر کریم کے آتے ہیں. لیکن ابھی گرمی آ گئی تو بٹر کریم بند کر دی ہے, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے بٹر کریم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. بالکل, وہ بٹر میں ہوتا ہے وہ پوری میلٹ ہو جاتی ہے. نارمل کریم تو پھر بھی چلی آتی ہے, لیکن بٹر نہیں جا پاتا. اوکے, گلشنز کچن رمضان کے فروزن آئٹمس کا بھی فروزن آئٹمس بھی بہت چلا رہا ہے آج کل, بہت زیادہ آرڈرز ہیں. آج تو کچھ زیادہ تر حلوے کے ہیں اور کھیر کے. ارے ماشاءاللہ, کیونکہ شب برات ہے, اس کی وجہ سے آرڈرز آتے رہتے ہیں. رمضان میں زیادہ تر فروزن آئٹمس چلتے ہیں ہمارے. اوکے, فروزن آئٹم میں تمام قسم کی کچوری وغیرہ بھی دیتی ہو, یا سموسے رول پر ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے؟ میرے اصل میں آئٹمس بہت زیادہ ہیں فروزن, جیسے چکن چیز رول ہیں, اور اس پہ وہ جو ملتے ہیں چائنیز رول ہیں وہ ہیں, میکرونی رول ہیں, اسپیگٹی رول ہیں, اور چکن بیف سموسا ہے, چکن بہاری سموسا ہے, نارمل بہاری قیمے کے سموسے ہیں, آلو کے سموسے ہیں, چیز بال. لیکن 2 طرح کے ہیں میرے پاس چیز بال. اچھا, ایک چکن میں بنتے ہیں, ٹھیک ہے, چکن چیز بال ہوتے ہیں, اور ایک پوٹیٹو چیز بال ہوتے ہیں. واو. رینج کے حساب سے لوگ اپنے حساب سے آرڈرز کرتے ہیں. ڈرم اسٹک ہے, بھورا چکن اسٹکس ہیں, مطلب ورائٹی بہت زیادہ ہے. باکس پیٹیز ہیں, وانٹونز ہیں. وانٹونز میں بھی 2 قسم ہیں ہمارے پاس, ایک چیزی وانٹون ہے اور ایک نارمل وانٹون ہے. اچھا, یہ کس طرح سے آپ کے پاس ڈیلز وغیرہ ہوتی ہیں فروزن آئٹمس کی, یا آپ کس طرح سے بتاتی ہیں؟ ڈیلز بنا دیتے ہیں, لیکن ہمارے پر درجن کے حساب سے 12 پیس کے حساب سے ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس نے جو آرڈر کرنا ہے. لیکن یہ میں کہوں گی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. واو. چیز بھی ہم بہت اچھی یوز کرتے ہیں, اور چیز واقعی چیز ڈالتے ہیں, یہ نہیں صرف دکھا دیتے. ہاں, پیری پیری بائٹس بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ پیری پیری بائٹس بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے, وجیہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے اس بارے میں. ٹھیک ہے. پیری پیری بائٹس پر آ کے جو ہے نا میری کہانی سٹاپ ہو جاتی ہے. بہت مزے کی بنتی ہیں. اصل میں نے باہر کھائی ہوئی ہے. میرا یہ ہوتا ہے, میں پہلے نا رمضان کے فرسٹ ویک میں نا پہلے بیکریوں میں جاتی ہوں, کیونکہ بیکریز میں الگ الگ ورائٹیز آتی ہیں. بالکل, ان کو ایک ایک لے کے ٹیسٹ کرتی ہوں, پھر اپنی ویرینیشن کر کے پھر بناتی ہوں.
अरे वाह जबरदस्त भाई, ये तो आपकी एक्सपर्टीज है ना, आप वेरिएशन करेंगी तो उसके बाद डिफरेंट होता है। असल में आइडियाज भी मिल जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओ, आप खाना ट्राई करो, फिर आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, प्रेजेंटेशन के भी आइडियाज मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई मेरी तमाम वो बहनें जो फ्रोजन फूड्स आइटम करती हैं ऑर्डर, तो वो ऑर्डर कर सकती हैं गुलशंस किचन से। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है वजिया का, अगर आप लोगों को ये दिमाग में चल रहा है कि हाँ भाई हम भी मंगवा लेते हैं, ज़रा ट्राई तो करते हैं, तो लेट्स ट्राई करें और बिल्कुल गुलशंस किचन से ऑर्डर करें और बना लें अपनी पसंदीदा खानों को, अपने घर की लज्जत, और बना लें मतलब ऑर्डर कर लें बस गुलशंस किचन पे। मेरा तो यही कहना है। कहाँ तक पहुंची हमारी ये देखें ब्रेन मसाला की हमारा रेसिपी? टमाटर गलने लग गए, ठीक है ठीक है। अब हम इसे जरा सा भूनेंगे, इसे सिर्फ 1 मिनट। ये हमने चम्मच से तोड़ दिया। टमाटर को गलाना बहुत इजी होता है, और चॉप डाल दो तो और भी इजी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सी हमारी बहनें जो है ना वो बड़े बड़े टमाटर के पीसेस काट के डालती हैं कढ़ाई में डालें ताकि आप उसको पील ऑफ करने में आपको इजी हो। वरना कितनी बार तो मुझे अगर जल्दी होती है ना, मैं टमाटर पीस के डाल देती। हाँ, पीस के डाल दो तो बहुत जल्दी, और प्याज भी पीस दो। जैसे कोई एकदम अर्जेंट मेहमान आते हैं ना और कढ़ाई बनानी पड़ जाए, मैं प्याज टमाटर इकट्ठे पीस के डाल के ना, उसे सिर्फ घुलने का वेट नहीं करना होता, उसको सिर्फ भूनने का वेट करना होता है। और मुर्गी तो वैसे भी स्टीम में ही हो जाती है, स्टीम में ही हो जाती है, वो टाइम नहीं लगता। ये देखें अब टमाटर पूरे घुल चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ब्रेन मसाला, ठीक है ठीक है। ये हमने डाल दिया ब्रेन मसाला, वेरी गुड। अब हम ब्रेन मसाले को तोड़ेंगे। हाँ। और ब्रेन मसाले की एक अच्छी बात है, ये अंडे की टाइमिंग लेता है बनने में, बस और फ्लेवर भी इसका अंडे जैसा ही होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हमारी अम्मा बचपन में बनाती ना तो वो ऐसे ही लगता था कि मगज बनाया। अब वो आमलेट, ये हमारे यहाँ ना 2 तरीके से बनते हैं ब्रेन मसाले, एक बिल्कुल आमलेट स्टाइल, और ये वाला तो जरा बाजारी स्टाइल है, ठीक है। तो ये वाला रेस्टोरेंट वाला स्टाइल है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट है। इससे हम 2 तरीके की चीजें बना सकते हैं, इसमें हम फुल कटाकट भी बना सकते हैं सेम रेसिपी में। वाह भाई, एक कॉलर है हमारे, उनको क्रीम कढ़ाई के बारे में जो है वो आपसे मालूमात हासिल करनी है, आप उनकी मदद कर सकती हैं इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्रीम कढ़ाई किस तरह से बनती है? भाई क्रीम कढ़ाई में हमें कुछ नहीं करना, बोनलेस ले लें तो ज्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है ठीक है। हम उसे हांडी कहते हैं, अच्छा, क्रीम कढ़ाई को हांडी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बोनलेस ले। मेरे पास कभी बार नॉर्मल चिकन भी होती है, भाई को पसंद है तो मैं नॉर्मल चिकन से भी बना लेती हूँ। चिकन को अच्छी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करें, ओके, ठीक है। अच्छी तरह आपने फ्राई कर लिया, सही है। जब वो बिल्कुल फ्राई हो जाए, क्योंकि फ्राई मुर्गी बहुत जल्दी पकती है, जब वो गल जाए उसके अंदर आप दही डालें, ठीक है, लेकिन बगैर मिलाई के अच्छी तरह फेंट के, क्योंकि अगर हम बगैर फेंटे दही डालेंगे तो उसमें थोड़े लम्स आ जाएंगे। लम्स नहीं, वो फटे फटे से दूध टाइप की हो जाती है, खाने में डालो किसी चीज में, वो डाले। अच्छा, मैं दही डालने को इसलिए कह रही हूँ कि फिर हमारी क्रीम कम यूज होगी, हमारी थोड़ी ग्रेवी बन जाएगी, क्योंकि घर में हमें ग्रेवी चाहिए होती है, बाहर रेस्टोरेंट में सर्व करने के लिए तो हम क्रीम का एक पैकेट डालते हैं, वो एक थिक सा सॉस सा बन जाता है। और मसालों में कुछ नहीं, व्हाइट पेपर ज्यादा जाती है, बस ब्लैक पेपर कम जाती है, व्हाइट पेपर ज्यादा जाती है, ठीक है, ठीक है। और हरी मिर्च और अदरक कटा, बस, ओके। शिमला मिर्च का कोई किरदार नहीं है? कोई किरदार नहीं है इसमें, ये हांडी है, इसमें शिमला मिर्च का क्या किरदार यार, जबरदस्त। बल्कि व्हाइट सॉस भी अगर मुझे बनाना होता है तो मैं मैदा यूज नहीं करती, क्योंकि कभी हमें जब डिलीवरी करनी होती है मैदा ठंडा होने के बाद थिक हो जाता है, जी जी जी, तो हम सिर्फ क्रीम को मेल्ट करते हैं उसके अंदर हम। लेकिन उसमें एक टेक्निक है मेरी कि मैं चिकन क्यूब यूज करती हूँ। अगर आप यखनी डाल दो तो फ्लेवर सॉस का बहुत डिफरेंट और बहुत अमेजिंग हो जाता है, ठीक है। कभी ट्राई करना, खुद आप बोलोगे कि हाँ। बिल्कुल, हम ट्राई नहीं करते, हम तो आपके आसरे पे रहते हैं, आप ट्राई करा दीजिएगा, हम खा लेंगे। चलो मैं ट्राई कराऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे जो कॉलर थे भाई, उनका नाम मुझे नहीं पता, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी जो रेसिपी बताई है। इरफान भाई था आपका नाम, ठीक है जी, आपको बता दी उन्होंने हांडी बनाना कि किस तरह से बनती है। क्रीम आपने चिकन की रेसिपी पूछी थी और उन्होंने अच्छे से डिटेल में आपको बता दी, और बहुत ही जबरदस्त है। क्या कह रहे हैं बासित भाई? अच्छा, आपने क्या ऐड किया है? मैंने सिर्फ ऑयल डाला क्योंकि ऑयल कम रख रहा था, क्योंकि ये अब रेडी है। वाओ, ब्रेन मसाला बहुत जल्दी रेडी होता है, इसकी अच्छी खासियत ही यही है हमारी कि ब्रेन मसाला बहुत जल्दी बनता है। आप ये देखिए, ठीक है। मंसूर साहिर भाई की और टीम की फरमाइश है कि जल्द अज जल्द किसी दिन आप कटाकट बनाएं। कटाकट बनाएं, चले ठीक है, हम जल्दी बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखिए ये से भुन रहा है तो हम इसमें कस्तूरी मेथी एंड में डालेंगे, ओके। कस्तूरी मेथी का ये होता है कि ये कलर छोड़ती है जी, तो ये हम एंड में इसलिए डालेंगे कि इसका कलर व्हाइट भी दिखे, रेड भी दिखे, ब्रेन मसाले का कलर महसूस होता है।
ठीक है, ये हमने डाली इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। और कसूरी मेथी का अरोमा बहुत अच्छा होता है, बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू आना होती है। शुरू हो जाता है। अच्छा, ये घर का गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ज्यादातर मसाले हाथ से डालती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी हाथ में एक टेस्ट होता है जिससे वो आता है। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये मैंने ½ टीस्पून मैंने घर का गरम मसाला डाला है। ठीक है, ये भी बिल्कुल एंडिंग में आपने जो ऐड बिल्कुल कर एंडिंग में, क्योंकि गरम मसाला अगर आप पहले डालोगी ना तो वो तेजी दे ले आता है थोड़ी। ठीक है, अब हम अपने सूजी के हलवे की जाने बढ़ते हैं। ये उसमें हम बताइए। रेडी कर चुके हैं, बस ये भून रहा है। भूनने के बाद मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्ची ऐड करूंगी और कुछ भी नहीं। अच्छा, जबरदस्त। सूजी बनाने का सबसे इजी तरीका, हलवा कोई सा भी हो, बेशक आप आटे का लें, चने की दाल का लें, कोई भी, मैं एक टेक्निक बता देती हूँ। जैसे हम 100 ग्राम अपने सूजी लिए ना, तो 100 ग्राम ही आप चीनी लेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपका फ्लेवर ये नहीं होगा यार चीनी मीठा कम हो गया, मीठा ज्यादा हो गया, कभी नहीं, वो बैलेंस रहेगा। ओके। बेशक आप कुछ भी ले, 1 का हम ग्राम से नहीं अगर ले रहे तो कटोरी का मेजरमेंट ले लें, ठीक है, या फिर वो पाव का ले लें, आपको जो पाव का समझ जो आता है। आपको इजी लगता है। जैसे हम तो ग्राम्स में ज्यादातर काम करते हैं तो हमें ग्राम सबसे बेहतर ठीक लगता है, है। ठीक है। अच्छा, हलवा बनाने का भी एक टेक्निक ये है जल्दी बनाने के लिए कि हम घी में बनाएंगे हलवा, वाओ, क्योंकि घी की एक अपनी स्मेल होती है, एक खुशबू होती है, और हलवे हमेशा घी में अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और इजी तरीका ये होगा कि हम चीनी पहले शीरा बना लेंगे अच्छा, थोड़ा सा, ताकि चीनी घुल जाए, वरना चीनी कभी कभार अकड़ भी जाती है हाँ, हलवों में, सवैयों में जाके वो उसे कहता है ऐठना, वो ऐड वो जाती है। जी 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 जी। तो ये मैंने 1 कप इसमें ली है वो, ठीक है, चीनी, और ये पानी उबलने रख दिया था हमने पहले ही, ताकि ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा हो गया ब्रेन मसाला। ठीक है, इसमें बस मैं हरी मिर्च डाल के इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, डिश आउट कर दीजिए ताकि नाज़रीन भी देख लें आपकी प्रेजेंटेशन आपने किस तरह से की है। इसको 2 जब तक आप बना रही हैं सूजी का हलवा और ब्रेड मसाले की प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया नाज़रीन ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब आपको लेकर चलेंगे एक दफा फिर से हम किचन की दुनिया में और दिखाएंगे कि वजीहा ने जो है वो सूजी का हलवा बनाने की तैयारियां तो हो चुकी हैं मुकम्मल, और बहुत ही इजी तरीके से उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें दरकार होती हैं। बढ़ते हैं हम किचन की दुनिया में। जी वजीहा भाई, ये देखिए ब्रेन मसाला मैंने भून लिया है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया। ठीक है। जब सेपरेट हो गया मतलब, और स्मेल भी आ रही होगी मेथी की, तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल फ्लेवर होता है। बिल्कुल, बहुत ही इसको अभी जबरदस्त हमने अरोमा आ ढक रहा दिया, है। हम बाद में इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये हम रख लेते हैं यहाँ पे। घी मेल्ट हो रहा है इतनी देर, ठीक है, और ये हमने चीनी इसकी घोल ली है। देखें, चीनी अगर घुल जाना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल, उसको कैरमल कर दिया हमने, चीनी को कैरमल बना दिया उसको एक तरीके से। हाँ, और अब हम इसमें डालेंगे, ये ऑयल जरा सा घी गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें पहले इलायची डालेंगे। इलायची हलवों में जरूर डालनी चाहिए। अच्छा, बेशक कूट के डालें, या मैं तो वैसे कूट के डालती हूँ, क्योंकि एक फ्रेश चीज कुटी हुई होती है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बानिस्बत बाहर से हम पाउडर लाए इलायची का, वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। वो भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें एसेंस चीजें डली हुई होती हैं। हाँ, ठीक है, ये ऑयल गर्म हो गया, ये हमने इसमें डाल दी इलायची। ठीक है। अब हम सूजी डाल के सिर्फ उतनी देर भूनेंगे जब तक स्मेल आना ना शुरू हो जाए, इसका मतलब हमें अरोमा आना एक खुशबू आने लगती है सूजी की। जी जी। और उस चक्कर में मुझ जैसी मेरी बहनें तो सूजी जला ही देती हैं, क्योंकि हमारी अक्सर बेशतर हमें अरोमा ही नहीं आता। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें नजला होता है तो हमें खुशबू ही नहीं आती, और हम लगे पड़े होते हैं, एक अचानक से होता है कि तो कलर ही चेंज हो गया, सूजी कुछ और बन गई। नहीं, सूजी वैसे एक बार बताऊं, इसमें हम कलर वाला भी बना सकते हैं। सिर्फ हम येलो कलर डाल देंगे ना, तो ये जो हलवा पूड़ियों वालों के पास नहीं मिलता, हाँ, वो सूजी का हलवा सेम होता है, बस उसमें कलर ऐड करना होता है। अच्छा, तमाम गेम मुझे लगता है कि इसको भूनने का है। अगर आप अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा बनता है। कोई भी हलवा आप बनाएंगे ना, उसमें भूनना है। और पानी का हिसाब क्या होता है? पानी का हिसाब सूजी जरा ज्यादा लेती है क्योंकि ये फूलती है, लेकिन ये हम आधे से ज्यादा गला लेते हैं। हमने चीनी का शीरा बनाया ही इसलिए कि जब हम चीनी डालेंगे ना, उसी में इसे दम दे देंगे। ठीक है, चले आप जो है वो भुनाई करें इसकी सूजी की। हम बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमान की जानिब। जी अख्तर भाई, बताइएगा किचन सेगमेंट आपको अच्छा लगा? खाने पीने के शौकीन हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। वैसे भी किचन की खुशबू ने माहौल को गरमा दिया। जैसे हमारे मुल्क का सियासी मैदान जो है वो गर्मा गर्मी का शिकार है, ऐसे ही हमारे सेट का माहौल भी माशाल्लाह गरमा दिया। तो सियासत के बारे में आप क्या समझते हैं कि कराची का जो एक इंडिपेंडेंट बंदा है इनफरादी तौर पे, वो किस तरह से जो है वो चेंजिंग ला सकता है कराची में? देखें, कराची में
चेंजिंग की जहाँ तक बात है, अगर इंशाअल्लाह मैं अपने हलके से मुंतखब हो गया तो देखें ये सारी चीज़ें तो गिव एंड टेक से चलती हैं। अगर मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ अच्छे तरीके से चलूँगा तो वो भी मेरे साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे सिंध गवर्नमेंट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं इंशाल्लाह जीतूँगा। जीतने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये मेरी सपोर्ट भी करेंगे। और देखें, सपोर्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या पीपल्स पार्टी का MNA हूँ। सपोर्ट करनी चाहिए हमेशा इलाके की ग्राउंड रियलिटी पे। अगर इलाके में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है लोगों तक वो फैसिलिटीज़ पहुँचाना हुकूमत का काम है। बिल्कुल। मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगा, उनके सामने रखूँगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे हलके के लोग अगर मुझे आज़ाद हैसियत में जितवाते हैं और मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत जाता हूँ तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लोग चेंज चाहते हैं। मैंने एक छोटा सा स्लोगन रखा है कि बदलो कराची को, बदलो NA 252 को। अरे वाह। तो इसीलिए अब ये कराची बदलो के लिए मेरा जो ये पहला कदम साबित होगा इंशाल्लाह 16 तारीख को, जब मेरे जैसा एक आम आदमी पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो ये कराची बदलने की एक कड़ी तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसी तरीके से कराची का माहौल चेंज होगा। अब कराची की जो आवाम है वो शख्सियत के पीछे जाना लोगों ने छोड़ा है। अब जिस तरीके से मेरे हलके में मुझे रिस्पांस मिल रहा है कि बड़ा आदमी आएगा, बड़ी गाड़ी में आएगा, V8 होगी, उसके पीछे पुलिस मोबाइल होगी और गनमैन होंगे, और ये चीज़ें लोगों ने अभी देख देख के लोग तंग हो गए। अब लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। वो बंदा होना चाहिए जो हमारे साथ फुटपाथ पे भी बैठ जाए, हमारे साथ होटल पे भी बैठ जाए, हम बुलाएं तो हमारी शादी गमी सब हमारे पास पहुंचे। तो लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है। अगर देखें ना, सियासत करना तो लोग कहते हैं कि इबादत है। मैं भी समझता हूँ सियासत करना इबादत है, लेकिन लोगों ने इबादत को छोड़ के सियासत को जो है अपने मुफाद में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। तो जब तक मुफाद की सियासत होगी तो मैं समझता हूँ आम लोगों तक उसके असरात नहीं पहुँच सकेंगे। अगर मैं जीतने के बाद अपने मुफाद में लग जाऊँ कि भाई अभी मुझे कुछ मिले, तो फिर जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे लिए अभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मैं तो उन लोगों के लिए उन लोगों को भूल गया। जब उन लोगों को भूलूंगा तो उन लोगों में ऑटोमेटिकली मायूसी पैदा होगी। मायूसी पैदा होगी तो ये माहौल चेंज तो नहीं हो सका ना। जब मैं उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहूंगा, हर उनके दुख सुख में खड़ा रहूंगा, हल्के की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा, तो ये इसको कहते हैं ना चेंज। बिल्कुल। अगर इसको तो चेंज नहीं कहते कि मैं असेंबली में जाऊं, मुझे लोग भेजें और वहां पर मैं लोगों के खींचम तानी में लग जाऊं और किसी को बुरा कहूं, किसी को भला कहूं, किसी की चमचाखोरी करूं और किसी को बिल्कुल भी गंदा कर दूं, तो ये इसको सियासत नहीं कहते। लोग आजकल हर बंदा रोना रो रहा है, महंगाई महंगाई महंगाई। अच्छा, महंगाई के लिए कोई बात भी तो करे। मैं समझता हूँ बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता तो है नहीं कि घी कितने रुपए का किलो है, आटा कितने रुपए का किलो है। हाँ, बिल्कुल सही जितने ये सेल टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, इनको ये अंदाजा नहीं है, हकीकतन अंदाजा नहीं है। अगर इनको पता हो कि घी कितने रुपए का किलो आता है और मजदूर की कितने रुपए की दिहाड़ी है, बिल्कुल, अगर इनको अंदाजा हो जाए, अब एक बंदे के 2 से 3 बच्चे हैं, उसको 1200 रुपए दिहाड़ी मिल रही है और वो 1 किलो घी लेता है तो आटा नहीं ले सकता, आटा लेता है तो घी नहीं ले सकता, चीनी नहीं ले सकता, वो अपने स्कूल के खर्चे कहाँ से बर्दाश्त करेगा, वो कहाँ से दवाई कहाँ से लेगा, तो ये घर का किराया कहाँ से देगा। ये अगर हम सब लोग मिल के इस गरीब आवाम के लिए सोचना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ, मेरा तो स्लोगन है बदलो कराची, लेकिन ये बदलो पाकिस्तान भी हो सकता है। बदलो पाकिस्तान भी हो सकता है और अब ज़रूरी भी है सर, ज़रूरत है इस चीज़ की। आपका इंतखाबी निशान क्या है? मेरा इंतखाबी निशान है मगरमच्छ। ओके। मगरमच्छ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये हल्का जो है वो ज़्यादातर मंगो पीर के इलाके में है, तो मंगो पीर का फेमस मगरमच्छ है, बाबा मंगो पीर के वहाँ पर मगरमच्छ जो है वहाँ पर बराबर में तालाब है, उसमें है भी सही। तो तमाम लोगों को पता है कि मगरमच्छ का निशान जो है भूलने जैसा नहीं है, वो मंगो पीर का समझो कि मकामी निशान है। बिल्कुल, और आपके हल्के पे बिल्कुल सूट करता है। इंतखाबी मुहिम किस तरह से चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है।
ना ही तो कोई आज तक कोई और सियासी पार्टी का बंदा कहीं गया है लोगों के पास कि भाई मेरी सपोर्ट करो, मुझे वोट दो। ना ही तो कोई और मेरे हलके में हम 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें एक मैं हूँ, एक पीटीआई का है, 3 और लोग हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी के पास गया नहीं है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज है, मुझे बड़ी खुशी है कि वो लोगों को जाने के लिए उनके पास स्पेस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पहुँचूँ, मेरे पास इतनी कॉर्नर मीटिंगें हैं माशाल्लाह। तो मैं खुद को तो बड़ा लकी समझता हूँ, क्योंकि 16 तारीख को इंशाल्लाह इन सब लोगों को पाकिस्तान में एक नया चेंज आएगा कि आम आदमी एक पार्लियामेंट में पहुँचा है, और वो बहुत बड़ी पार्टी, जिसकी पार्टी का लीडर पाकिस्तान में जब उसको वज़ीर आज़म की सीट मिली, जब से लेके आज तक एक बातों के ऊपर बातें करता हुआ आ रहा है और अपना बयानिया दे रहा है, तो उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि इतनी बड़ी पार्टी को भी एक आम आदमी हरवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त। और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हलके के लोग, वो अभी देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या दिल से जो फील कर रहे हैं इस वक्त कि आपकी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, तो जो भी आप कहना चाहें, कैमरा आपका ये है, आप दिल की बात अपनी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने हलके के लोगों से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर मंगो पीर, सरजानी, गुलशन महमार, थारू मैंगल गोट और गुलशन बिहार, माई गाड़ी, रमज़ान गोट और तमाम नूरानी होटल, नादरान बाईपास और जितने भी हमारे गोट में लोग हैं, जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग 16 तारीख को निकलें और मेरा इंतखाबी निशान, आपका इंतखाबी निशान मगरमच्छ है। मगरमच्छ के ऊपर ठप्पा लगा के आप साबित करें कि बदलो कराची, बदलो NA 252 का आपने पहला कदम रखना है, और इंशाल्लाह आपके इस पहले कदम से इंशाल्लाह बदलेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह। और मगरमच्छ के निशान को आपको जाके जो है वो वोट में 16 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, तारीख दे दी गई है, आपको क्या लगता है हो जाएंगे? देखें, इस बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन 100% होने चाहिए और हो भी रहे हैं, लेकिन मैं इन लोगों की एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा यहाँ पर आपके तवज्जो से। देखें, इन लोगों ने पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आइन को एक मजाक बनाया हुआ है। आम लोग ये समझते हैं, मैं आम लोगों में हूँ, आम लोग ये समझते हैं कि यही लोग हैं, ये मारें तो भी ये ठीक है, ये छोड़ें तो भी ये ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने जब रिजाइन दे दिया है, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, हमने नॉमिनेशन जमा करवाए, तो उसी ही कैंडिडेट ने फिर नॉमिनेशन भी अपना जमा कराया है। अगर उसका ईमान पक्का था और उसको यकीन था कि मैंने तो रिजाइन दिया ही नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं तो अब इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने तो रिजाइन ही नहीं दिया, हिस्सा कैसे लूं? उसने रिजाइन देने के बाद नॉमिनेशन जमा करवाया है, पार्टी का टिकट जमा कराया है। अगर उनकी पार्टी समझती है कि हमारा रिजाइन गलत था, तो उस बंदे को टिकट क्यों दिया? बिल्कुल, उस बंदे को टिकट क्यों दिया? वो बंदे ने नॉमिनेशन क्यों जमा कराया जबकि वो MNA है? भाई मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, तो मैं इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता। मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट मौजूद है, मेरे पास फॉर्म मौजूद है, मैं जाके बात करूंगा कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है, मेरा रिजाइन कैसे एक्सेप्ट हो गया। अब रिजाइन एक्सेप्ट होने के बाद फिर ये तो पहले फर्स्ट में जो हुए थे, ये वो 33 लोगों का जो हुआ था, ये वो है। उन दौरान ये लोग कोर्ट में नहीं गए, नॉमिनेशन होने के बाद ये लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जाने के बाद फिर ये अपील में गए। सिंध हाई कोर्ट ने इनकी एक अपील रिजेक्ट की है, जो कि इन्होंने फिर आज भी मेरे ख्याल में एक डेट लगी हुई है कि इनको 100% ये है कि हमारा इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगी और आम लोगों से पूछेंगी कि वो लोग कहेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए, इन्होंने रिजाइन दिया है, अब ये MNA नहीं रहे, अब ये ex-MNA हैं और अपने आए हमारे साथ मुकाबला करें। अब ये डर क्यों रहे इलेक्शन से, मुझे ये समझ में अभी तक बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब इलेक्शन से तो डरना चाहिए, चलो भाई मेरे सामने बहुत बड़ी पार्टी खड़ी है तो मैं इलेक्शन से वो करूं, भाग जाऊं, या मेरे को हारने का खतरा है। यहाँ पर तो आम बंदा आजाद हैसियत में आपके साथ खड़ा हुआ है, आजाद हैसियत में जो बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है, उससे क्यों डर रहे हो? आओ ना, मुकाबला करो। आप इमरान खान की पार्टी हो, मैं आम लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं आम लोगों का नुमाइंदगी करने के लिए आपका मुकाबला कर रहा हूं। आओ ग्राउंड में मुकाबला करें, कोर्ट का सहारा नहीं लो।
اور میری موزز کورٹ سے بھی آپ کے اس سے یہ گزارش ہوگی کہ دیکھیں انہوں نے ریزائن اگر نہیں کیا ہوا ہوتا تو نامینیشن جمع نہیں کرتے. سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ان کی پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ ریزائن کرنے انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے ٹکٹ کیوں جاری کیا؟ ٹکٹ بھی نہیں جاری کرنا چاہیے بالکل, کیونکہ نشان کے لیے انہوں نے ٹکٹ جمع کروایا ہے. اچھا میں کل کی بات کر رہا ہوں, آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کر رہا ہوں کہ کل میں RO کے آفس میں گیا اپنے پولنگ چیف جو بنتا ہے اس کے لیے اپلیکیشن دینے کے لیے, تو مجھے وہاں سے پتا چلا کہ انہوں نے پولنگ چیف کے لیے بھی اپلیکیشن دے رکھی ہے. مطلب یہ 2 کشتیوں میں ان کے پاؤں ہیں. اگر کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو ہم MNA ہیں, نہیں دیا تو ہم الیکشن میں آ رہے ہیں. بھائی اپنا ایمان پکا رکھو, پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر یقین رکھو. آئین میں ایک چیز ہے, آپ نے ایک دفعہ آئین میں بھی ایک ہی بار ہے اور اللہ کے پاس بھی ایک ہی چیز ہے, ایک دفعہ جان گئی دوبارہ نہیں آنی. بالکل ایسا ہی ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے اور اپنے ایمان کو تازہ رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اختر علی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ کا منشور سن کر ہمیں بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, آمین. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے. نیوز بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. جب تک دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.